अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन। लास्ट टाइम हमने रेडियो एक्टिविटी देखा था और हमने उसकी रीजंस भी एक्सप्लेन की थी और जो रेडिएशन उनकी टाइप्स भी देखी थी। तो यहाँ पर ये है कि जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं वो नेचुरली अनस्टेबल होते हैं और वो डिके करते हैं। उनके अंदर जो प्रोसेस है, यानी कि जो न्यूक्लियंस हैं वो डिके करते हैं, जिस वजह से न्यूक्लियस के अंदर चेंज आना शुरू होता है, तो नया न्यूक्लियस बन जाता है। अब जो न्यूक्लियस जब भी उसमें चेंज नहीं आया, जिसने डिके नहीं किया किसी किस्म का, उसे हम पेरेंट न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। और जो डिके करने के बाद नया न्यूक्लियस बनता है उसको हम डॉटर न्यूक्लियस का नाम दे देते हैं। तो इस तरह वो डिके करता रहेगा जब तक कि वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकता, यानी जब तक उसका एटॉमिक नंबर 82 से नीचे नहीं आ जाता। तो देखें, स्पोटेनियस प्रोसेस इन विच द पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लाइड चेंज इनटू ए मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लाइड विच द मिशन ऑफ द रेडिएशन इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। ये इसकी जर्नल की डेफिनेशन, यानी कि जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था उसी से आगे ये बात चलेगी कि ये स्पोटेनियस मतलब टोटली नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होगा वो चेंज हो जाता है स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। मतलब डिके करेगा तो डेफिनेटली एटॉमिक नंबर में चेंज आ जाएगा, तो वो एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो वो जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसे डॉटर कहेंगे और वो स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू पेरेंट, और विद द मिशन ऑफ द रेडिएशन इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन। अब 3 तरह का डिके होता है, तो इसमें हम यहाँ पर पेरेंट न्यूक्लियाई को एक्स से और डॉटर न्यूक्लियाई को वाई से डिनोट करेंगे, और साथ में कुछ पार्टिकल जो इमट होंगे उनको हम उनके सिंबल से यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखिए अल्फ़ा डिके है। अल्फ़ा डिके देखें, एक पेरेंट न्यूक्लियाई हमने जर्नली लिखा है एक्स, और नीचे उसका जेड एटॉमिक नंबर और ए मास नंबर है। अब रिएक्शन के बाद या उसने अल्फ़ा डिके किया, तो अल्फ़ा डिके करने से क्या होगा, वो हीलियम का न्यूक्लियाई समझ लें वो इमिट कर देगा, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। देखें एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 है इसका। नीचे इधर देखें, जेड में से 2 माइनस कर दिया और ऊपर ए में से 4 माइनस कर दिया, तो चार्ज नंबर 2 कम हो गया, मास नंबर 4 कम हो गया, और पीरियोडिक टेबल में जो न्यूक्लियस है वो 2 स्टेप पीछे चला गया, रिड्यूस हो गया। तो और साथ में कुछ एनर्जी भी इमिट हुई। तो ये जो हीलियम का न्यूक्लियाई निकला, ये समझ लें अल्फ़ा पार्टिकल है पूरा, इसके ऊपर +2 ई चार्ज है। तो अल्फ़ा डिके होने से जो प्रोटॉन है या एटॉमिक नंबर है पेरेंट न्यूक्लियाई का, वो रिड्यूस हो जाता है बाय 2, और मास नंबर रिड्यूस हो जाता है बाय 4। ये याद रखना है। अब ये एग्जांपल है एवरीडे लाइफ से। रेडियम जो है वो देखें 88 उसका एटॉमिक नंबर है, 226 उसका मास नंबर है, वो रेडॉन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। 86 एटॉमिक नंबर है उसका, 222 उसका मास नंबर हो गया। अब 2 इसमें कम हो गए चार्ज नंबर में, और 4 जो है ना मास नंबर में कम हो गए। देखें वही 2 4 जो है ना, ये अल्फ़ा पार्टिकल इमट हो गया लेके, और साथ में एनर्जी भी आ गई। उसके बाद बीटा डिके है। बीटा डिके जो होगा उसमें यानी कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं वैसे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। वो जब डिके करता है, कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तब जो नेगेटिव बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है वो फ़ौरन उससे बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर पेरेंट न्यूक्लियाई दिखाया गया है जेड, सॉरी ये एक्स होना था, चलें मिस्टेक है, ये सही कर लीजिएगा। एक्स इंटू उसकी देखें एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए। अब वो नया डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वाई, और उसमें भी क्या होगा, देखें ए और नीचे Z+1 कर दिया, यानी मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया, और चार्ज नंबर 1 बढ़ गया, क्योंकि मैंने बोला कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली Z की तादाद बढ़ जाएगी। Z मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम, क्योंकि न्यूट्रॉन एक कम हो गया, प्रोटॉन एक बढ़ गया, तो ए चेंज नहीं होगा। इसलिए जब बीटा पार्टिकल को आप लिखेंगे तो E-1 ऊपर 0, क्योंकि उसके पास कोई प्रोटॉन कोई न्यूट्रॉन साथ नहीं आया, तो मास नंबर उसका 0 होगा और साथ में एनर्जी होगी। तो यहाँ पर एवरीडे लाइफ से एग्जांपल है, देखें कार्बन 614 जो है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोजन 714 के अंदर देखें, अब 6 नंबर था उसका 7 हो गया, एक बीटा पार्टिकल इमिट करने से, मतलब उसका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो जिससे कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ, साथ में बीटा पार्टिकल, नेगेटिव बीटा पार्टिकल, और एनर्जी रिलीज हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद जो है ना वो बढ़ गई है बाय 1, न्यूक्लियर नंबर सेम रहा है, तो पीरियोडिक टेबल में वो एक स्टेप आगे चला जाएगा। तो और बीटा डिके जो है ना 2 और भी होते हैं, पॉजिटिव बीटा डिके भी होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी होता है, वो तो खैर बड़ी क्लासेस में जाके होती हैं चीज़ें। अब तीसरा देखिए गैमा रेस। गैमा रे में ये होता है कि न्यूक्लियस कहीं ना कहीं से एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको इमिट करता है इन अल्ट्रावायलेट रीजन, उसे हम गैमा रेस का नाम देते हैं। वो प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इसमें क्या है कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई उसको देखें, उसके ऊपर स्टार लगाया हुआ है एक्स, और साथ में एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए, ऊपर स्टार है। स्टार का मतलब ये है कि ये एक्साइटेड स्टेट में है, इसने एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर रखी है, और ये डिके करेगा, डिके करने के बाद जो है अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा,
यानी वो जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब की वो इमिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। गैमा रेज का ना मास होता है ना चार्ज होता है, इसलिए ना तो चार्ज नंबर में कोई चेंज आता है ना मास नंबर में कोई चेंज आता है। तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई के जो चार्ज नंबर मास नंबर वो बिल्कुल सेम रहते हैं। एवरीडे लाइफ से एग्जांपल है कोबाल्ट 60, तो 27 एटॉमिक नंबर है, 60 उसका मास नंबर है। वो एक्साइटेड स्टेट में होता है जब वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर रख रहा है, उसके बाद एनर्जी इमिट कर देता है गैमा रेज की शक्ल में विद ज़ीरो मास एंड ज़ीरो चार्ज। तो मास नंबर चार्ज नंबर में कोई चेंज नहीं आता और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से गैमा रेज जो हैं वो इमिट हो जाती हैं और इस तरह यानी कि ये तीनों डिके होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर ये पॉसिबल चेंज आता है। अब यहाँ पर ये एक डिके का जो है ना रेट के बारे में और उसकी डिसइंटीग्रेशन के बारे में, यानी यूनिट्स के बारे में बताया गया है साइड बॉक्स में। रेडियो एक्टिविटी जो आती है उसको बैकरल में जो है ना मेजर किया जाता है। ऐसा यूनिट उसका बैकरल है, 1 बैकरल इक्वल 1 डिसइंटीग्रेशन होगा पर सेकंड के ऊपर। और ये बड़ा स्मॉल यूनिट है और फर्ज कर लें 1 ग्राम जो है रेडियम है, उसकी एक्टिविटी जो होगी 3.73 इंटू 10⁻10 बैकरल होगी। यानी 1 ग्राम के अंदर इतनी डिसइंटीग्रेशन होंगी 1 सेकंड के अंदर। तो इस हिसाब से लगाएं कि बैकरल जो है ना वो छोटा यूनिट है। देयरफॉर हम किलो बैकरल और बाकी मेगा बैकरल और बाकी जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो यूज़ करते हैं। और एक्टिविटी जो होगी 1 ग्राम रेडियम की वो फिर आप लिखेंगे 3.37 इंटू 10⁻4 मेगा बैकरल जो है इस तरह हो जाएगी। उसके बाद आगे आ जाए, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर। ये तीनों जो रेडिएशन या तीनों जो डिके हुआ है, अल्फ़ा पार्टिकल निकला, बीटा निकला और साथ में गैमा रेज हैं, तो इनकी कुछ नेचुरल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई के बराबर होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं प्लस 2 ई चार्ज होता है उनके ऊपर। अनस्टेबल न्यूक्लियस जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो वो ये डिके जो है ना वो करते हैं, अल्फ़ा डिके, अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करते हैं, अल्फ़ा रेडिएशन जिन्हें कहते हैं हम। और बीटा जो रेडिएशन होती हैं वो हाईली एनर्जी स्ट्रीम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई से निकलते हैं जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो ना बहुत ज़्यादा हों। तो वो न्यूट्रॉन उसमें डिके करेंगे, प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे, जिस वजह से नेगेटिव बीटा पार्टिकल जो है ना इमिट होंगे। और गैमा रेज जो है वो प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स यानी शॉर्टर वेवलेंथ की, और उनके ऊपर कोई चार्ज कोई मास नहीं। तो वो अनस्टेबल एक्साइटेड न्यूक्लियस से जो है ना इमिट होती हैं। जब वो न्यूक्लियस कहीं से एनर्जी ऑब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में होता है और जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तब वो गैमा रेज इमिट करते हैं। अब देखें ये तीनों ही जो है ना आयनाइजिंग इफेक्ट शो करती हैं। ये फिनोमिना है जिसके ज़रिए रेडिएशन जो है ना मैटर को स्प्लिट करती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर, इसे आयनाइजेशन कहते हैं। तीनों रेडिएशन अल्फ़ा, बीटा और गैमा ये आयनाइज करती हैं मैटर को। यानी अल्फ़ा पार्टिकल जैसे न्यूक्लियस से बाहर आएगा, बाहर मैटर मिलेगा उसे, तो अल्फ़ा पार्टिकल किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के करीब से गुजरेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट कर सकता है, इससे वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, यानी कि वो आयनाइजेशन करता है। वो बाय डायरेक्ट हीटिंग भी कर सकता है, डायरेक्ट जाके हिट कर दे एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को तो ये इलेक्ट्रॉन वो अपना ऑर्बिट छोड़ देगा, इस तरह आयनाइजेशन करता है। और अल्फ़ा पार्टिकल जो है सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन इसलिए करता है क्योंकि उसका मास और चार्ज जो है ना दोनों ज़्यादा है, तो मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इमिट करवा सकता है। तो आयनाइजेशन ज़्यादा है उसका एज़ कम्पेयर टू बीटा एंड गैमा। बीटा की अगर बात करें, बीटा जो है ना वो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली वो मीडियम में आते हैं तो कोलिजन करने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, जबकि अल्फ़ा जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं क्योंकि हैवी होते हैं वो। तो बीटा पार्टिकल जो हैं वो भी आयनाइजेशन करते हैं लेकिन एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा जो है ना वो कम करते हैं। वो भी वो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के बिल्कुल करीब से गुजरेगा तो रिपल्शन की वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो इजेक्ट कर सकता है या बाय डायरेक्टली हीटिंग भी कर सकता है, तो इसकी आयनाइजेशन जो है ना वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा। और ये हर कोलिजन के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। और हम अगर तीसरी की बात करें गैमा रेज की, तो वो बहुत कम है उनकी आयनाइजेशन पावर, आयनाइजिंग पावर उसकी बहुत कम है। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्योर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं गैमा रेज जो हैं, उन पे ना तो चार्ज है ना मास है, इस वजह से वो अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से कोई जो ना आयनाइजेशन नहीं करती डायरेक्टली। अगर वो जाके अब्जॉर्ब हो जाएँ किसी चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपना ऑर्बिट छोड़ देता है, तो फिर वो आयनाइजेशन होती है। तो इनकी आयनाइजेशन पावर गैमा रेज की एज़ कम्पेयर टू बीटा और अल्फ़ा बहुत कम होती है। नेक्स्ट है जी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी मतलब ये है कि रेडिएशन की स्ट्रेंथ एक सर्टन मटेरियल को पेनिट्रेट करने की, उसे पेनिट्रेटिंग पावर बोलते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं उनकी सबसे शॉर्ट रेंज आती है क्योंकि वो हेल्दी हैं, चार्ज ज़्यादा, मास ज़्यादा, इसलिए मीडियम के अंदर ज़्यादा यानी कि पेनिट्रेट नहीं कर सकते, अंदर मतलब नहीं घुस सकते उस मीडियम के। आयनाइजेशन ज़्यादा करते हैं, अपनी एनर्जी जल्दी लॉस कर देते हैं, मीडियम के साथ इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। और अगर हम बात करें बीटा रेस की, मतलब बीटा पार्टिकल्स की,
तो वो एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा थोड़ा ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं क्योंकि उनका साइज़ छोटा होता है, जिस वजह से जो है ना वो पेनिट्रेट ज़्यादा कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा। और अगर हम गैमा की बात करें जो कि प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो वो काफ़ी हद तक जो है ना वो ज़्यादा पेनिट्रेशन रखती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल। यहाँ देखें नीचे एक एक्टिविटी, सॉरी ये डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है कि एक ये रेडियो एक्टिविटी सोर्स है जो अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों इमिट कर रहा है, उसके सामने सबसे पहले हमने एक पेपर रखा है जस्ट, तो देखिए अल्फ़ा पार्टिकल वहीं से ब्लॉक हो गए, तो अल्फ़ा पार्टिकल इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाए, बीटा पार्टिकल ने कर दिया, गैमा ने भी कर दिया। उसके बाद हमने एलुमिनियम शीट रखी उसके सामने, तो बीटा पार्टिकल उसमें से नहीं पास कर पाए, वो ब्लॉक हो गए, लेकिन गैमा रेज उसमें से भी पेनिट्रेट कर रही हैं। उसके बाद जाके लेड रखा, लेड में जाके कहीं वो जो गैमा रेज वो ऑब्जॉर्ब हुई हैं। तो देखें तीनों में सबसे कम जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो अल्फ़ा पार्टिकल की, उससे ज़्यादा बीटा की, और उससे ज़्यादा फिर गैमा की है। तो ये कुछ सर्वल 100 मीटर्स के अंदर है, एयर के अंदर वो ट्रैवल कर सकती हैं। फिर यहाँ पर अब ये इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, स्ट्रेंथ ऑफ द रेडिएशन टू पेनिट्रेट ए सर्टेन मटेरियल इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, और आयनाइजेशन क्या होता है ये भी आता है। देखिए द फिनोमिना बाय विच रेडिएशन स्प्लिट मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो ये आपने कंपैरिजन भी याद रखना है, और वैसे इनकी डेफिनेशन भी याद रखनी है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी ये 2 नंबर के लिए पूछी जाती हैं। और ये साइड बॉक्स जो, वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन जब हम स्टडी करेंगे नोट से, तो वहाँ भी ये होंगे प्रॉपर बने हुए। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हाफ लाइफ स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।